जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका एजुकेटर शुभम सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माय डीडीयू का फर्स्ट पेपर जो इंट्रोडक्टरी पेपर है जिसका नाम बेसिस ऑफ ज्योग्राफी है। उसका प्रीवियस ईयर पेपर जिसका एग्जामिनेशन 21-22 में हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ज्योग्राफी GEO 101 के 40 मल्टीपल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो आए थे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो की डिमांड आपसे आई थी और मुझे पता है वीडियो लेट हो गया है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, तो आइए आपका टाइम वेस्ट किए बिना आपको ले चलते क्वेश्चन पेपर की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो आपको पता ही है पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है, या पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है इस ग्रह को, और वो ग्रह कौन सा है? वीनस यानी शुक्र। तो ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ इज यानी जुड़वा बहन कहा जाता है, या जो भी शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? मरकरी, जिसको बुध कहते हैं, वो क्या है? मरकरी है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न का, निम्नलिखित में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है? अब नीला ग्रह क्या है? ये भी बहुत आसान प्रश्न है। इसको पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और अगर एक बात और बताना चाहूंगा, क्या कहते हैं, मंगल को रेड प्लैनेट यानी लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, पृथ्वी की उत्पत्ति सबसे नवीन विचारधारा कौन है? यानी पृथ्वी की उत्पत्ति की विच इज द लेटेस्ट थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो ये इसकी सबसे नवीन विचारधारा कौन है? तो मैं इसका ऑप्शन करा गैसी परिकल्पना, बी करा निहारिका परिकल्पना, सी करा महाविस्फोटक परिकल्पना, और डी करा धूल तारक परिकल्पना। तो पृथ्वी की उत्पत्ति की सबसे नवीन विचारधारा क्या है? ये इसका ऑप्शन होगा महाविस्फोट परिकल्पना यानी बिग बैंग हाइपोथेसिस। बिग बैंग हाइपोथेसिस इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, पृथ्वी पर कितने महासागर है? अगला प्रश्न पूछ रहा है, तो अब इसमें आपको पता है कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं, आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है, मुझे पता है। इसका राइट आंसर 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह है? सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? अब ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। इस हमको पता है कि सबसे ज्यादा उपग्रह क्या है? शनि के पास है, और शनि के उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन है। ठीक है, चलिए भूमध्य रेखा पर चलने वाले पवनों को जाना जाता है। भूमध्य रेखा पर चलने वाले पवनों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन कह रहा है पछुआ पौने यानी वेस्टरलाइज, नहीं, इनको नहीं कहा जाता है। इनको व्यापारिक पौने, इनको ट्रेड विंड भी नहीं कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? डोलड्रम। सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, इनको डोलड्रम। अंग्रेजी नाम इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी हिंदी ऑप्शन में भी स्टूडेंट्स अंग्रेजी शब्दों को दे दिया जाता है, तो इसको डोलड्रम यानी शांत पेटी पौने, शांत पेटी पौने कहा जाता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर चलने वाली पवन को। अगला कह रहा है, पृथ्वी के किस गोलार्ध को लोथियन ग्रीन ने जलीय गोलार्ध कहा? पृथ्वी के किस गोलार्ध को लोथियन ग्रीन ने जलीय गोलार्ध कहा? तो कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध, बी कह रहा है उत्तरी गोलार्ध, सी कह रहा है बी और ए और बी दोनों, डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही होगा कि दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों को लेथियन ग्रीन ने जलीय गोलार्ध माना है। यानी इसको क्या माना गया है? वाटरी हेमिस्फीयर बाय लोथियन, वाटरी हेमिस्फीयर। ठीक है, ए और बी बोथ, ये राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं जो डीडीयू ने पूछा था। तो अगला प्रश्न कर रहा है कि ड्यूरिंग विच एरा द जियोलॉजिकल टाइम ऑफ द पेनेजिया गॉट सेपरेटेड, यानी किस भूभार्विक काल में पेंजिया का अलगाव हुआ? तो किस काल में हुआ है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि क्रेटिसियस, बी कह रहा है मायोसिन, सी कह रहा है सीनोजोइक, और डी कह रहा है प्लायोसिन। तो ये जो काल है जिसमें पेंजिया का अलगाव हुआ है, यानी जो पेंजिया सेपरेट हुई है, इसको क्रेटेशियस कहते हैं। क्रेटिसियस। ठीक है, राइट आंसर ए क्रेटिसियस। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे। डियर स्टूडेंट, आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो दिए हैं, लेकिन उसके आंसर्स बहुत गलत दिए हुए हैं। तो आप बहुत ध्यान से अपनी तैयारी को अच्छे से करके जाइएगा और वेरीफाई करके जाइएगा कि आपके आंसर्स जो देख रहे हैं वो सही है कि नहीं। ब्लाइंडली देख के मत जाइएगा, वरना आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। उस पर और सारे क्वेश्चंस को वेरीफाई करके जाइएगा। ठीक है, कह रहा है अगला क्वेश्चन कर रहा है, एल्सवर्थ हंटिंगटन ने अपनी किस पुस्तक में मानव भूगोल के तथ्यों का वर्णन किया है? तो यानी जो एल्सवर्थ हंटिंगटन है, इन्होंने मतलब डिस्क्राइब फैक्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का वर्णन किसमें कहा गया है, यानी तथ्यों के बारे में किसमें बात की है? तो ये इसमें इनके जो इन्होंने इसका वर्णन मानव भूगोल के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में नामक उसमें उसमें कहा है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? यानी अगर पूछ देगा कि कभी कभी इसको पलट देगा कि एल्सवर्थ हंटिंगटन का वर्क कौन सा है, यानी कौन सी पुस्तक है, तो इनका भूगोल पे, तो इनका भूगोल के ऊपर पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के सिद्धांत। अगला प्रश्न कर रहा है, हंटिंगटन ने मानव भूगोल के तथ्य में भौतिक दशाओं के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित किया है? तो हंटिंगटन ने मानव भूगोल के तथ्य में भौतिक दशाओं के अंतर्गत क्या क्या, मतलब किसको किसको उसके अंदर रखा है? तो इसमें कह रहा है भूमंडल परिस्थिति, बी कह रहा जल स्थल स्वरूप, सी कह रहा जलवायु, डी कह रहा उपयुक्त सभी। तो इसमें इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी को रखा है इन्होंने ऑल ऑफ एबव को। ठीक है,
हंटिंगटन ने ये जो पोजीशन ऑफ अर्थ, लैंड फॉर्म, क्लाइमेट यानी भूमंडल, स्थल रूप, जलवायु सबको इसके अंतर्गत रखा है। अगला प्रश्न कर रहा है, जीन ब्रूस ने अनिवार्य आवश्यकता का भूगोल के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया गया, यानी जीन ब्रूस ने इसेंशियल ज्योग्राफी के अंदर ज्योग्राफी के इसेंशियल किस किस एलिमेंट को शामिल किया, तो कह रहा है भोजन, वस्त्र, आश्रय, उपयुक्त सभी। तो भोजन, जल, आश्रय, उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा कि इन्होंने किसी व्यक्ति को भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आंसर डी सही होगा। फिर कह रहा है जीन ब्रूस ने भू शोषण का भूगोल के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया गया, यानी हु हैज बीन इंक्लूडेड अंडर ज्योग्राफी ऑफ लैंड एक्सप्लॉयटेशन बाय जीन ब्रूस। तो कह रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, कृषि, खनन, औद्योगिकरण और उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन आप ध्यान से देख ले कि कृषि, खनन और औद्योगिकरण को जीन ब्रूस ने भू शोषण का भूगोल, यानी ये सब क्या करते हैं, ये जमीन के शोषण करता है, ठीक है, इसके अंतर्गत भूगोल के मतलब लैंड एक्सप्लॉयटेशन के टूल्स हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल की शाखा नहीं, यानी मानव भूगोल की शाखा नहीं है। ऑप्शन ए कर रहा है आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ऑप्शन बी कर रहा है सामाजिक भूगोल, सोशल ज्योग्राफी, ऑप्शन सी कर रहा है एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान, और ऑप्शन डी कर रहा है क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान। तो आपको बताना चाहूंगा कि मानव भूगोल की शाखा आर्थिक भूगोल भी है, सामाजिक भूगोल भी है, मानव भूगोल भी है। जलवायु विज्ञान जो है यानी जो क्लाइमेटोलॉजी है आपका, ये फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है, ये भौतिक भूगोल का एक भाग है, ठीक है। ये क्या कहना है, मानव भूगोल में नहीं आता है, ठीक है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं है, ये फिजिकल ज्योग्राफी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि विच इज द मोस्ट रिसेंट एरा ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का सबसे नवीन काल कौन का है, यानी भूगार्भिक काल का सबसे नवीन काल कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कह रहा है कि मायोसिन, ओलिगॉन, और सॉरी ऑप्शन देख ले रहे हैं, ऑप्शन ए है मायोसिन, बी है ओलिगासिन, सी कर रहा है मीसोजोइक, और सी डी कर रहा है सीनोजोइक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सीनोजोइक, जो ऑप्शन डी है इसका ये राइट आंसर होगा कि वो जो क्या भूगार्भिक काल की सबसे जो नवीन काल कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो सबसे नवीन काल जो है वो सीनोजोइक है, ठीक है। रिसेंट एरा ऑफ जियोलॉजिकल टाइम जो है वो सीनोजोइक है, ठीक है, ऑप्शन डी आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रकृति एक सलाहकार के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह कथन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, यानी अलग कर दिया, वो प्रतिपादित एक ही में होगा, यानी हु हैज प्रोपाइंडेड द थियरी नेचर इज नेवर मोर देन एडवाइजर। और ये थियरी किसकी है, ये थियरी हंटिंगटन की है, ये थियरी किसकी है, ऑप्शन ए जो है वो ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, कि विच इज द चीफली हेवनली बॉडी ऑफ सोलर सिस्टम। तो आपको पता ही है सौरमंडल का प्रधान क्या है, हमारा सूर्य है, पृथ्वी, वेस्टा और बृहस्पति तो बाद में आते हैं, पहले सूर्य आता है, ठीक है। निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो ये इसका जो ये जो निहारिका परिकल्पना है ये लाप्लास की है, आप याद रखेंगे निहारिका परिकल्पना जो है ये लाप्लास की है। और जो कांट ने है, कांट का जो ऑप्शन दिया हुआ है, इन्होंने गैसियस, ये ना गैसियस वाला जो परिकल्पना है यानी गैसियस परिकल्पना कांट की है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा लाप्लास, ठीक है, इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे लाप्लास, ठीक है, ओके ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, इसको आप याद रखिएगा, इसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी कहते हैं, और एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी वैगनर की है, अल्फ्रेड वैगनर इज द राइट आंसर, सॉरी ये गलत तरीके का मैं, तो ये जो इसका राइट आंसर होंगे अल्फ्रेड वैगनर, ठीक है, ओके। 20वां प्रश्न कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया सेपरेटेड फ्रॉम अंटार्कटिका, यानी ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से कब अलग हो गया। तो ये जो है, ये जो अलग हुआ, तो ये इसको क्या कहा जाता है, इसको क्रेटिसियस पीरियड के नाम से जाना जाता है। ये इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया जो है वो सेपरेट हुआ अंटार्कटिका से क्रेटिसियस पीरियड में, मायोसिन में नहीं, जुरासिक में नहीं, इयोसिन काल भी गलत ऑप्शन है, मतलब ये इसका सही आंसर नहीं होगा। पूछ रहा है भूगोल की दो प्रमुख शाखा है, अब भूगोल की मैं आपको डायरेक्ट बता देना चाहता हूँ, आप याद रखिएगा भूगोल की जो दो प्रमुख शाखा है स्टूडेंट्स, वो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल है, ठीक है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। चलिए भूगोल का जनक कौन था, ये प्रश्न आ रहा है, तो कह रहा है कि भूगोल का जनक किसको कहा जाता है। भूगोल के जनक जो है इरेटोस्थनीज को माना जाता है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं, इरेटोस्थनीज माने जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप, ठीक है, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। कह रहा है कि रिलीफ फीचर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, यानी फर्स्ट ऑर्डर का रिलीफ फीचर क्या है, यानी प्रथम श्रेणी उच्चाव क्या है। तो प्रथम श्रेणी उच्चाव महाद्वीप और महासागरीय बेसिन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाद्वीप और महासागरीय बेसिन, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर या बहुत सारे क्वेश्चन बैंक से तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शंस को सही आंसर बताया गया है वो बहुत सारे गलत है, मैं किसी क्वेश्चन बैंक का नाम नहीं लूंगा, तो आप अपने आप को वेरीफाई करके जाइएगा कि सही आंसर आप पढ़ के जा रहे हैं, पता चले सारा क्वेश्चन गलत कर दे तो अपने आप को करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा वेरीफाई करके सही चीजों को टिक करिएगा आंसर के रूप में। चलिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैड फर्स्ट मेजर्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, तो किसने पहली बार सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ को मतलब नापा था, यानी पृथ्वी की परिधि को सर्वप्रथम किसने मापन किया था। तो इसका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट ने नहीं किया था। डियर स्टूडेंट बता देना चाहूंगा, भारतीय होने के नाते आर्यभट्ट मत टिक कर देगा, इरेस्टोथनीस ने इसको किया है, यानी फर्स्ट सर्कमफ्रेंस को इरेस्टोथनीस, जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है, 25 क्वेश्चन कह रहा है किस ग्रह की मान्यता वापस ले ली गई है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो आप जानते हैं कि पहले 9 प्लैनेट होते थे, 9 ग्रह होते थे, अब 8 प्लैनेट है और प्लूटो को से ग्रह की मान्यता वापस ले ली गई है, क्योंकि प्लूटो ग्रह अब जरूरत से ज्यादा बहुत अत्यधिक ठंडा ग्रह हो चुका है, तो उससे ग्रह नहीं माना जाता है, अब उसको ग्रह की श्रेणियों से बाहर कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित कांट की परिकल्पना क्या है। अभी निहारिका परिकल्पना की बात हुई थी, कांट की परिकल्पना क्या है। तो कांट की परिकल्पना को गैसियस हाइपोथेसिस कहते हैं। कांट की परिकल्पना जो ओरिजिन ऑफ अर्थ को लेके है वो ब्यायवस राशि कल्पना यानी गैसियस हाइपोथेसिस है, और जो निहारिका परिकल्पना है वो अगर मैं बात करूं कि जो निहारिका परिकल्पना की बात हो रही है, तो डियर स्टूडेंट्स मुझे लग रहा है कि मैंने अगर कहीं गलती से कुछ बोल दिया होगा, तो जो निहारिका परिकल्पना की बात कर रहे हैं, तो निहारिका परिकल्पना अगर मैंने कांट बोला होगा तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा कि जो कांट का तो जो है गैसियस है, और अगर निहारिका परिकल्पना मैंने वैसे बताया होगा तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर होगा ये लाप्लास की है। निहारिका परिकल्पना लाप्लास की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो यानी आपने समझ गए कि कांट की परिकल्पना क्या है, वो गैसियस, और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये 26 था, 26 का है, 27 कह रहा है अगर कहे ज्वारीय परिकल्पना किसकी है। मैं इसमें और भी आपको कुछ बता देना चाहता हूं, जो ग्रहाणु परिकल्पना है यानी प्लेनेटरी हाइपोथेसिस है, या चेम्बरलिन की है। इसका राइट आंसर अगर पूछेगा पृथ्वी से उत्पत्ति संबंधित ग्रहाणु परिकल्पना, तो ये चेम्बरलिन की है। और टाइडल हाइपोथेसिस को पूछ लेगा यानी ज्वारीय परिकल्पना, तो ये जेम्स जीन्स की है। आप याद रखिएगा ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स की है। ठीक है, और राइट आंसर आपका जो अभी पूछा गया प्रश्न है उसका क्या है, निहारिक उत्पत्ति से संबंधित जो कांट की परिकल्पना है, निहारिका परिकल्पना। इसको कभी कभी निहारिका परिकल्पना किसकी है तो आप याद रखेंगे कांट की है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा ग्रह क्या है, बृहस्पति है यानी जुपिटर। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। ठीक है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, और जो भी इसके पास 79 इसके पास कितने हैं, 79 सेटेलाइट्स है यानी उपग्रह है। शनि के पास सबसे ज्यादा है, शनि के पास कुल 82, पहले पहले कुल 82, किसे किसे अगर जो हम कहें कुल 82 है, तो पहले 60 थे, 20 नए मिल गए, यानी 60 + 20 है ये। ठीक है, तो कुल 82 है। ठीक है, और जो भी है तो ये आप समझ रहे हैं। और ठीक है, पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, वो क्या है, चंद्रमा। और जो बात करें मंगल के पास क्या है, तो मंगल के पास फोमोस और डिमोस है। ठीक है, दो, मंगल के पास 2 उपग्रह है। ठीक है, चलिए कह रहा है वायुमंडल की किस परत में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं। तो वायुमंडल के क्षोभ मंडल, वायुमंडल की जो परत है यानी जो क्षोभ मंडल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में ही सारा क्लाइमेट, मौसम के बदलने की सारी समस्त मौसमी घटनाएं ट्रोपोस्फियर में होती हैं। और ये जो ट्रोपोस्फियर है ये ध्रुवों पर 0 से 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा से 0 से 12 से 14 किलोमीटर के पास होता है। समताप मंडल का अगर बात करें तो ये समताप मंडल वही क्षेत्र है जिसमें वायुयान और जेट उड़ता है, जो 400 किलोमीटर के आसपास की का जो ये रेंज ये कवर करता है। और ओजोन मंडल जो है वो 15 से 35 किलोमीटर होता है। ठीक है, ठीक है, जो अगर मैं कह रहा था कि जो क्या कहते हैं समताप मंडल है, इसमें जेट उड़ते हैं जो 400 किलोमीटर से ज्यादा, जेट धाराएं जो चलती हैं उसमें वो 400 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड से समताप मंडल में जेट धाराएं चलती हैं। ठीक है, वायुमंडल की सबसे, तो इसका राइट आंसर ट्रोपोस्फियर होगा। वायुमंडल की किस परत में समस्त मौसमी घटनाएं होती है, तो राइट आंसर है क्षोभ मंडल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, मैं बता दूं, वायुमंडल में नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन का अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो नाइट्रोजन कुल लगभग 78% के आसपास, एग्जैक्टली 78 नहीं है, 78 से थोड़ा कम, लेकिन 78। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये 0.036 यानी 0.036। ऑक्सीजन की बात करें तो ये 21% के आसपास पाई जाती है। ठीक है, और जो बच जाता है तो आप उसको ओजोन, और एक गैस और बच गई है आर्गन, आर्गन 0.93 पाई जाती है। ठीक है, और ओजोन जो बच जाता है उसको आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत। अगला प्रश्न क्या रहा है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है, तो वो क्षोभ मंडल, सॉरी, लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वो जो सबसे लोअर परत क्या हो जाएगी, सबसे, यानी वो ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। ठीक है, तो जो जो आपका ट्रोपोस्फियर है यही सबसे ज्यादा मोस्ट लोअर
वाला है, ठीक है। यानी सबसे निचली परत वायुमंडल की क्या है, क्षोभ मंडल है, ठीक है। और क्षोभ मंडल है ये पहली परत मानी जाती है, इसको सबसे निचली परत है और ये पहली परत है। भी कहा जाता है क्षोभ मंडल को, धरती अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो, ठीक है, धरती से तो क्षोभ मंडल पहली हो जाती है, समताप मंडल दूसरी परत धरती से ऊपर हो जाती है। और ओजोन मंडल जो है ये 15 से 35 किलोमीटर की दूरी पे पृथ्वी से होता है, ठीक है। और समताप मंडल जो है ये जो दूसरी परत है ये 35 से 50 के आसपास किलोमीटर का इसका वो होता है, ठीक है, दायरा कवर करती है। ओजोन गैस की अधिकता है, तो ओजोन गैस की का अधिकता क्या है, 15 से 35। ओजोन की क्या है, 15 से 35 होगी, 15 से 35 किमी के मध्य होती है, ठीक है, ओजोन। अब पूछ रहा है भूगोल की बात पूछ ले रहा है, मानव भूगोल के जनक कौन है। तो अगर मानव भूगोल की बात करें तो ये रेड जेल है, इसका राइट आंसर क्या होगा, रेड जेल। मानव भूगोल के जनक ये रेड जेल, ठीक है। ये ये पहले ये रेड जेल है, रेड जेल नियतिवाद में पहले बिलीव करते थे, लेकिन बाद में ये संभववाद में हो गए, ठीक है। तो बाद में इन्होंने संभववाद का समर्थन किया, वरना पहले ये नियतिवाद यानी प्रकृति के समर्थक थे। ये जर्मन भूगोल वक्ता थे, ठीक है। और रेडजेल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी नाम के शीर्षक में नाम का एक शीर्षक लिखा था, ठीक है। और जो ऑप्शन ये कर रहा है कि हमबोल्ट है, हमबोल्ट जो है वो चीर सम्मत काल से बिलोंग करता है, संबंधित है। हमबोल्ट और रीटर ये दोनों चीर सम्मत काल से आते हैं, ठीक है। दोनों एक ही शहर में पैदा हुए थे और दोनों ने एक ही विषय पर शोध किया, लेकिन जो हमबोल्ट और रीटर है इन दोनों के जो ये ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ कि ये दोनों चीर सम्मत काल से संबंधित है और दोनों एक ही शहर में पले बढ़े, एक ही शहर में मृत्यु हुई, एक ही विषय पर शोध किया, लेकिन दोनों के विचार एक दूसरे से अलग थे। अब अगला प्रश्न कह रहा है मानव भूगोल का अध्ययन केंद्रित है। मानव भूगोल किस पे का अध्ययन केंद्रित है, प्रकृति, वातावरण, संस्कृति, मानव। अरे मानव भूगोल है तो ह्यूमन, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी किस पे आधारित है, ह्यूमन पे आधारित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव भूगोल का में अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल में किसका अध्ययन होता है। अगर बात करें कि मानव ह्यूमन ज्योग्राफी में किसका अध्ययन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा जनसंख्या का भी होता है, मानव वातावरण का होता है, संसाधनों का आता है, उपयुक्त सभी। तो डी आंसर राइट है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन, ह्यूमन इन्वायरमेंट, रिसोर्सेज, संसाधनों का सबका अध्ययन होता है, ठीक है। 35 क्वेश्चन करा है, वातावरण सम्मतवाद विचारधारा का विकास किया था, यानी वातावरण सम्मत विचार, इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म, ठीक है। तो का ये जो थॉट प्रोसेस है, आइडियोलॉजी है, इसका विकास किसने किया था, तो इसका विकास फ्रांसीसी भूगोल वक्ताओं ने दिया हुआ है, यानी वातावरण सम्मतवाद जो है सम्मतवाद का विचारधारा फ्रांसीसी भूगोल वक्ताओं की है, ठीक है। आप याद रखिएगा, सीधी सी बात। ब्रूस ने मानव भूगोल को कितने आधारभूत तत्व बताए, तो ब्रूस ने मानव भूगोल के, तो अगर ब्रूंच का ये जो राइट आंसर है कि ब्रूंच ने मानव भूगोल को 6 आवश्यक तत्वों में विभक्त किया है, सभ्यता के विकास पे आधारित वर्गीकरण के रूप में जो भी है इन्होंने 6, मतलब अगर शॉर्ट में मैं बताऊं तो इसका राइट आंसर 6 होगा, ठीक है। कह रहा है मानव भूगोल के तत्व बतलाया था, मानव भूगोल के तत्व किसने बताया था, हटिंगटन ने बताया था। इसका राइट आंसर होगा मानव भूगोल के तत्व यानी बस हटिंगटन। आपको एक और कुछ याद नहीं रखना है, सीधे हटिंगटन का नाम याद रखना है, जो ऑप्शन ए है हटिंगटन, ठीक है। रेडजेल और रिडजर और डेमेंजियन का इससे कोई वास्ता नहीं है। कह रहा है अगला प्रश्न की, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निश्चयवादी विचारधारा का विकास हुआ, निश्चयवादी विचारधारा का विकास हुआ, ठीक है। राइट ए जो है आपका, सॉरी हाँ, जो ए है यानी जो डिटर्मिनिस्टिक आइडियोलॉजी यानी निश्चयवादी विचारधारा जर्मनी में प्रतिपादित हुई, ठीक है, विकसित हुई वहां से। कह रहा है किस भूगोल वक्ता ने जलवायु को ही मानव संस्कृति का कारक और द्योतक बताया, यानी किसने बताया कि क्लाइमेट ही फैक्टर कि डिस्क्राइब क्लाइमेट इटसेल्फ एज अ फैक्टर एंड डेंजर ऑफ ह्यूमन कल्चर। क्लाइमेट ह्यूमन का क्या कहते हैं, ह्यूमन कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है। तो ये कथन किसका था, ये हटिंगटन का स्टेटमेंट था, ये जलवायु को ही मानव संस्कृति का कारक और द्योतक जो है वो हटिंगटन ने माना था, ठीक है। चलिए कह रहा है अगला प्रश्न, जो अंतिम प्रश्न है, कह रहा है वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, तो ये जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, जो समताप मंडल है, ओजोन मंडल जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। ओजोन तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने 40 क्वेश्चन का सीरीज को कवर कर लिया है। आशा करता हूं कि यह प्रश्न पत्र आपको आगामी होने वाली परीक्षाओं में सहायता प्रदान करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी इससे जोड़ें। डियर स्टूडेंट, हम जल्दी ही एक नए प्रश्न पत्र के साथ हाजिर होंगे जिसके प्रीवियस ईयर पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या किसी अन्य विषय को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए गुड लक। आप अपना पेपर अच्छे से करिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डियर स्टूडेंट्स दी गई है, आप उस लिंक पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर दें ताकि आपको सारी अपडेट समय से मिलती रहे। थैंक यू।